Hello, good evening everyone. Today we start our next topic distribution reinforcement. लास्ट क्लास में हमने स्लैब पढ़ा था, फ्लैट स्लैब का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, उनको डिफ्रेंशिएट किया। अब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? जो भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक स्लैब में, उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। और उसको जिस पर्टिकुलर लोकेशंस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइडेड होती है लॉन्गर स्पैन में, वन वे के केस में। और जो स्टील होती है वो कितना मिनिमम क्राइटेरिया हमारा रेनफोर्समेंट के लिए है। तो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन लॉन्गर स्पैन ऑफ वन वे स्लैब एंड द स्टील एज पर मिनिमम रेनफोर्स क्राइटेरिया। मिनिमम रेनफोर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसका क्या फंक्शन है, हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो जो मेन फंक्शंस हैं, सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे कंसनट्रेटेड लोड को, जो कि हमारी स्लैब पर आता है। जो स्लैब पे कंसनट्रेटेड लोड आ रहा है उसको ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेकंड, ये प्रोटेक्ट करता है श्रिंकेज को और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को। जो हमारी श्रिंकेज होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर बहुत सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से उसके अंदर श्रिंकेज फैक्टर आता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को। तीसरी बात यह है कि ये जो मेन बार है उनको उसकी पोजीशन पे ही होल्ड करके रखता है। जो हमारी मेन बार्स हैं उनको पोजीशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लेटरल जिसको हम बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट करता है जो। अब बात आती है कि फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने नोट करके लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज केप्ट अबाउ द मेन स्टील। कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वन वे स्लैब होगी तो उसमें जो स्टील बार है वो शॉर्टर स्पैन में होगी, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होगी वो लॉन्गर स्पैन में होगी। और लॉन्गर स्पैन में जब भी ये होंगी तो ये मेन बार्स के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी और इनके अंदर कोई हुक्स नहीं आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमारी बात हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन का ही करते हैं, क्या फंक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का। अब बात आती है कि जो रेनफोर्स्ड बार हैं उनको हम कितनी कितनी डिस्टेंस पे रखें। काफ़ी जगह हमें कुछ इस फॉर्म में इतनी डिस्टेंस दिखती है, कुछ जगह पे बहुत दूर दूर दिखती हैं बार्स। तो अब उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जो हमारी उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है दो बार के बीच में, उसको बोलते हैं स्पेसिंग। मीन्स द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और स्पेस बिटवीन टू बार्स। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टू पैरेलल मेन बार्स, वो कितना नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट, या तो डायामीटर ऑफ बार से, और डायामीटर कौन सा? जो ग्रेटेस्ट डायामीटर होगा। फॉर एग्जांपल 16 mm है, 20 mm है आपका, जो भी स्टील का बार है आपका, उसका जो डायामीटर है उसका। या फिर सेकंड, 5 mm मोर देन नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट मेरे पास दो टाइप के होते हैं, फाइन एग्रीगेट और सेकंड वन इज़ कोर्स एग्रीगेट। जो मेरे पास कोर्स एग्रीगेट है, जिनको हम एक्चुअल में रोडी बोलते हैं, गिट्टी जिसको बोलते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट है उसके साइज, उसके नॉमिनल साइज से 5 mm ज़्यादा हम इसको लेकर चलते हैं। क्लियर? अब ये तो बात थी जब हमारी हॉरिजॉन्टल है। ये स्पेसिंग हमारी वर्टिकल कंडीशंस में भी बनती हैं। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो, जब हम डबल लेयर में बनाते हैं तो क्या होता है, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस या तो 15 mm रखनी होती है हमें। सेकंड केस आता है 2/3 द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, एंड थर्ड मैक्सिमम साइज ऑफ बार। मीन्स 3 केस आ गए, मैक्सिमम साइज ऑफ बार कितना है वो, या फिर मिनिमम डिस्टेंस 15 mm रखनी है, या फिर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट का 2/3। इनमें से विच वन इज़ लेसर, जो कम होगा उसको रखा जाएगा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशंस में दो बार्स के बीच में। तो दो बार के बीच में जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, द स्पेसिंग ऑफ मेन स्टील इन स्लैब, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए फर्स्ट A5, मतलब कि डायामीटर है ये,
और नीचे है एरिया ऑफ स्टील इंटू 100। सेकेंड 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ एंड थर्ड वन इज 300 mm। इन तीनों में से जो कम होगा विच इज़ लेसर, जो लेस होगा उसको रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो उसमें लेस की वैल्यू लेंगे, बिकॉज फेलियर सबसे पहले जो सबसे छोटी लिमिट होगी उस पर होता है, इसलिए हम लार्जर वैल्यू नहीं लेते, इसलिए हम शॉर्टर वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पेसिंग है जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की, वो कहाँ तक नहीं जानी चाहिए। अभी तक तो थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात, अब कह रहा है कि उसकी जो स्पेसिंग है तो वही चीज़ें रहेगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए एरिया अपॉन एरिया ऑफ स्टील मीन्स जो डेप्थ है इंटू 100। अभी फर्स्ट वाले केस में जो हमने अभी किया उसमें था 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, इस केस में आता है 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ। एंड नेक्स्ट वन इज 450 mm। इन तीनों में से विच वन इज़ लेसर, जो लेस होगा उसका हम यूज़ करते हैं। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्लैब है वो हमारी सेफ है शियर में। क्यों? बिकॉज नॉमिनल शियर इज़ वेरी लो। नॉमिनल जो शियर होता है वो बहुत लो होता है सिंस एंड वेरी लार्ज, तो जो भी हम दोनों में से होगा उसको कंसिडर करेंगे। सो नो शियर रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन स्लैब, इसलिए हम कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं एक्सेप्ट अल्टरनेट बार आर बेंट अप नियर द सपोर्ट्स। जो अल्टरनेट बार है उनको हम बेंट अप कर देते हैं सपोर्ट्स के पास में। अब बात आती है यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, बेंड अप बार्स। जो ये बेंड अप बार्स क्या होती हैं? जनरली जो अल्टरनेट बार्स हम यूज़ करते हैं उनको बेंड किया जाता है एक डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस होती है L/7। जब हम सेंटर के ऊपर से जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस होती है L/7, और यदि हम फेस के ऊपर से जा रहे हैं तो यही डिस्टेंस हो जाती है L/10। क्लियर है? जब बार अवेलेबल है अपर फेस पे तो उसको मोर देन L/10 हम उसका सेंटर की सपोर्ट से यूज करते हैं। और जो नॉमिनल कवर है वो हम स्लैब के केस में प्रोवाइड करेंगे 20 mm का। कितना? 20 mm का हम इस पर कवर प्रोवाइड करते हैं। ये था अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब वो है हमारा मेन टॉपिक डिज़ाइन स्टेप फॉर वन वे स्लैब। अब हम इसमें पहले डिज़ाइन स्टेप्स करेंगे वन वे स्लैब के, फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो डिज़ाइन स्टेप है वन वे स्लैब के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको नोट किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले मुझे फैक्टर मूवमेंट को कैलकुलेट करना होता है, और फैक्टर मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक इफ़ेक्टिव डेप्थ D अज्यूम करनी होती है, और उसके बाद मैं एक रेशियो निकालता हूँ L/D, और जो L/D है ये लाई करता है नॉर्मली वन वे स्लैब के लिए 25 से 30 के बीच में। जो ये लिखा हुआ है लाइज बिटवीन 25 to 30 L/D। किस केस में? सिंपली सपोर्टेड के केस में। लेकिन यदि यही बात हम करें कैंटिलीवर स्लैब के केस में तो ये रेशियो होता है =10। क्लियर है? तो अब ये मुझे पता चल गया कि ये 10 के इक्वल होता है, और ये जब सिंपली सपोर्टेड केस आएगा तो होता है 25 से 30 के बीच में। सेकंड, अब हमें अज्यूम करनी है विड्थ ऑफ बीम। विड्थ को मैं अज्यूम करूँगा, और कैसे अज्यूम करूँगा? जैसे हम बीम डिज़ाइन में हम कर रहे थे, जो हमने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, डबल रेनफोर्समेंट बीम पढ़ा, उनके अंदर जो भी हम स्टेप्स ले रहे थे सेम इसके अंदर भी हमें उनका यूज़ करेंगे। क्लियर है? और वही जो स्टेप्स हैं मेरे बार बार रिपीट होते रहेंगे, जो हमने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में और डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए जो बार बार हमने पढ़े थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड से, वही चीज़ें हमारी अब यहाँ पे भी यूज़ होंगी जो हमने क्लास में किया था। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें कि एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है जिसकी डायमेंशन गिवन है 7.5 एंड 3.5 मीटर। क्लियर साइज है इसका, और ये एक स्लैब है जो कि सुपर इम्पोज लोड कैरी कर रही है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और इसने मुझे दे दिया है M20 मिक्स है और Fe 415 स्टील है।
तो सबसे पहले गिवन डाटा में मेरे पास पैनल आ गया 7.5 इंटू 3.5, सुपर इम्पोज्ड लोड आ गया, मेरे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंक्रीट दोनों आ गई। तो अब सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट के लिए जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारी स्लैब है वो 1 वे है या 2 वे है। तो हमने जब पूछा था कि 1 वे और 2 वे के लिए तो हमने कहा था LY/LX का रेशियो। LY तो कितना है 7.5 एंड 3.5, इसकी वैल्यू आई 2.14, ग्रेटर देन 2 है तो इसलिए ये कैसा हो गया 1 वे स्लैब हो गई हमारी। अब हम 1 वे स्लैब करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे डेप्थ ऑफ स्लैब। डेप्थ कितनी होती है L/25, लेंथ में मान के चल रहा हूँ 3.5, क्योंकि हमने कहा था कि शॉर्टर स्पैन के लिए हम यूज़ करते हैं, शॉर्टर स्पैन मेरा 3.5 है। 3.5 को मैंने कन्वर्ट किया, मेरे पास इसकी डेप्थ आती है 140 mm। लेकिन जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो बीम और स्लैब के अकॉर्डिंग 150 लेके चलते हैं राउंड ऑफ में। अब जो हमारे IS कोड्स कहते हैं कि 150 नॉर्मली विद कवर, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कवर 20 mm का और जो डायमीटर है वो 10 mm का, तो वो हो जाएगा हमारा D हो गया टोटल डेप्थ इन माइनस कवर माइनस डायमीटर ऑफ स्टील, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई 125। अब मुझे डिटरमाइन करनी है इफ़ेक्टिव लेंथ। इफ़ेक्टिव लेंथ को डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट करेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारी होती है कितनी होती है, क्लियर स्पैन प्लस 2 × 1/2 ऑफ विड्थ, विड्थ का हाफ, या फिर हम अज्यूम कर लेते हैं सपोर्ट से 230। तो हमारे पास 3.5 स्पैन था, 230 हमने अज्यूम कर लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई 373। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव विड्थ मैंने निकाली, क्लियर स्पैन 3.5, इफेक्टिव विड्थ 0.125, अभी निकाला था डी हमने 125, mm में था मीटर में कन्वर्ट किया 3.62 आ गया। ये मेरी इफेक्टिव लेंथ आ गई यहाँ से। अब मैं कैलकुलेट करूँगा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट के लिए क्या करना है, डी इंटू रेनफोर्स 150 × 25, और ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो 15 × 25 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सुपर इम्पोज लोड गिवन है हमें 5 किलो न्यूटन, टोटल जोड़ दिया मैंने 8.75। अब जो 8.75 है उसको यूनिट विड्थ जो हमने L कंसीडर करी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको 1.5 फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। ये था हमारा कंप्लीट 1 वे स्लैब के स्टेप्स प्लस उसके न्यूमेरिकल। अब जिसको किसी को डाउट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।